Hello my dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my official YouTube channel Quantum Academy Physics। तो डियर बच्चा पार्टी क्लास 10th में हम चार लेक्चर्स अब तक कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर। इस चैप्टर में अब तक आप रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट मेकिंग, वोल्टमीटर, एमीटर, सीरीज, पैरेलल, ये सभी चीजों से गो थ्रू हो चुके हो। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पहले आप 4 लेक्चर से गो थ्रू हो जाओ और उससे भी पहले इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। तो इस लेक्चर में बच्चों हम वो टॉपिक करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली 3 नंबर का क्वेश्चन इस पर बनेगा ही बनेगा इस चैप्टर में से। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ और ओम्स लॉ पर डेफिनेटली या तो एक ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा या एक न्यूमेरिकल आएगा या एक खुद डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ओम्स लॉ समझने से पहले बच्चों आपको एक छोटा सा डेली लाइफ को ऑब्जर्वेशन हम समझा देते हैं। पहले देखो, अगर मैं एक बल्ब को एक सेल से कनेक्ट करूं बच्चों, सपोज एक बल्ब है हमारे पास और उसको मैंने एक सेल से कनेक्ट किया जो कि 2 वोल्ट का है, तो बल्ब ग्लो करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं सपोज यहां पर एक सेल की बजाय 2 सेल यूज करूं, सेल का सिंबल मैं बता देता हूं, ये हमारा सेल का सिंबल है। अब मैंने क्या किया, एक और सेल इसके साथ जोड़ दिया, तो अब 4 वोल्ट का अगर मैं कर दूं तो क्या ये बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी? क्या ये बल्ब और ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा? तो आंसर है यस। क्या ये आपने तभी महसूस किया कभी जब आपने कभी साइंस का एक प्रोजेक्ट बनाया होगा, जब आप मोटर के साथ एक फैन को अटैच करते हो, जब आपका सेल 1 से आप 2 करते हो तो मोटर का जो पंख है वो तेजी से घूमने लग जाता है। जब आप 3 सेल करोगे तो और तेजी से घूमेगा, रोटेशन बढ़ जाती है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उस फैन को ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, या ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपने अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा दिया और अमाउंट ऑफ चार्ज अब ज्यादा अमाउंट में ट्रेवल कर रहा है उस सर्किट के थ्रू, या कुछ ऐसा नहीं है कि आपने करंट को बढ़ा दिया। तो इससे जो मुझे मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आ रहा है कि भाई जितने ज्यादा सेल होंगे उतना ज्यादा करंट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा उतना ज्यादा जो हमारा डिवाइस है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी मैं डिफरेंस को बढ़ा रहा हूं तो उसके साथ साथ करंट भी वैसे ही बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो क्या बढ़ा रहा हूं मैं? डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस में बढ़ा रहा हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो यही चीज ओम्स ने हमको बताई और इस लॉ को हमने बोला ओम्स लॉ। ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। आपने पेपर में क्या लिखना है ओम्स लॉ के नाम पर? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, यानी कि जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, यानी कि अगर ये वाला फैक्टर बढ़ता है तो एफ भी इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर आप राइट हैंड साइड में किसी क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो यहां पर यही तो है हमारे साथ। देखो, अगर मैं पोटेंशियल V को बढ़ा रहा हूं, पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं तो करंट की वैल्यू भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा? करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में फ्लो करने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, जो मैं वायर्स या कंडक्टर के एंड पर लगा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन ये बात लिखना भी बहुत जरूरी है इसके साथ साथ कि जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब जब आप सर्किट को ऑब्जर्व कर रहे हो या जब आप ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर रहे हो सर्किट का यूज करके, उस दौरान ना तो आसपास टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, ना प्रेशर चेंज होना चाहिए, और ना वायर के अंदर किसी तरह का स्ट्रेन आना चाहिए। स्ट्रेन को आप अभी समझ लो कि कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा बच्चों। तो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन व्हिच यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। According to Ohm's law, current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of conductor under constant temperature and pressure, or you can say under constant physical conditions. Right? Writing थोड़ी सी गंदी जरूर है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ऐसा कंसेप्ट आपको शायद ही किसी और YouTube चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए प्लीज इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स आप साथ साथ बनाते रहो ना। अगर इसको मैं मैथमेटिक्स, तो अभी हम ओम्स लॉ को, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसको लिख लीजिए, ओम्स लॉ को अब हम थोड़ा सा क्या और गहराई से सोचेंगे, ड्राइव करेंगे और देखते हैं कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखो, यहां पर मेरे पास
वाई एक्सिस के लिए मैं यूज करूंगा वोल्टेज को, और एक्स एक्सिस के लिए मैं यूज करूंगा किसको, करंट को। वोल्टेज हमारी वोल्ट्स में होगी और करंट हमारा एम्पियर में होगा, जो कि उनकी यूनिट भी है, आपको बताया गया सेकंड और थर्ड लेक्चर में पूरी इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। वोल्टेज अगर 0 वोल्ट है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब है ही नहीं दोनों एंड्स पर पोटेंशियल, हाइट का डिफरेंस 0 कर दूं तो पानी फ्लो नहीं करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस 0 कर दूं तो हीट फ्लो नहीं करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दूंगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और चार्ज फ्लो नहीं करा तो करंट क्या हो जाएगा, 0। तो करंट भी क्या है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस आपने 10 वोल्ट कर दिया, करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस आपने 20 वोल्ट कर दिया, करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट कर दिया, करंट कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 40, करंट 4 एम्पियर। 50, करंट 5 एम्पियर। इससे अपने को ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एक भी सेल कनेक्टेड नहीं था, यहाँ पर एक सेल कनेक्ट हुआ, यहाँ 2 सेल, यहाँ 3 सेल, यहाँ 4 या 5, और हर एक सेल 10-10 वोल्ट का है, तो यानी कि सेल जोड़ते ही करंट की वैल्यू दौड़ने लग गई, करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगी, चार्ज दौड़ने लग गया। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, बेटा देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ठीक है। कभी आपने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट किया था 9th क्लास में, बिल्कुल वैसा वैसा आपको कुछ नजर आएगा यहाँ पर। दिस इज V एंड दिस इज I। करंट की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली 10, 20, 30, 40 एंड 50। 0 पर 0 है ना। 10 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर। 20 वोल्ट पर करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। 30 वोल्ट पर करंट की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर, है ना। स्केल से जब आप इसको बनाओगे, 40 वोल्ट पर करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 एम्पियर। 50 वोल्ट पर करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 एम्पियर। तो ग्राफ आपको कैसा मिल रहा है, अगर मैं मीट कर दूं, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको इस तरह से, है ना, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से वेरिएशन होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा, या मैं बोल सकता हूं करंट की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या बढ़ाते जा रहे हो। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। वोल्टेज बढ़ी तो करंट भी बढ़ा, डायरेक्टली इफेक्ट है ना। डायरेक्टली इफेक्ट का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड डिपेंड कर रही है राइट हैंड साइड पर डायरेक्टली, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये ट्वाइस कर दूंगा तो शायद ये भी क्या एक पर्टिकुलर फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर मैं यहां पर एक कांस्टेंट वर्ड यूज करूंगा जिसको बोल रहा हूं मैं R, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा ना कि भाई ओम्स लॉ तब वैलिड है, ओम्स लॉ में हम एक चीज को समझ रहे हैं कि भाई फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन के अंदर क्या क्या आ सकता है, फिजिकल कंडीशन के अंदर बेटा आप ले सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए वायर के अंदर, मतलब खिंचाव नहीं आना चाहिए वायर के अंदर, और प्रेशर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई V इज इक्वल टू IR, दिस इज माय ओम्स लॉ, और यहां पर R की वैल्यू कांस्टेंट है। अब R की वैल्यू को अगर डिफाइन करना चाहो, R की वैल्यू क्या बनी यहां से, V बाय I। अब मुझे इस ग्राफ में देखना है कि क्या हमेशा R की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी मुझे। देखो अगर मैं इस V को इस I से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 10। इस V को इस I से डिवाइड करूं तब भी मुझे क्या मिल रहा है, 10, है ना। 20/2 10, 30/3 10, 40/4 10, 50/5 10, यानी कि R की वैल्यू तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। अब आपको एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करा रहा हूं बच्चों में, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डज स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट। भाई VI ग्राफ अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं तो उसकी स्लोप से हमको क्या मिलेगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब समझो पहले तो, स्लोप का मतलब होता है y डिवाइड बाई x, यानी कि y पॉइंट क्या है यहां पर 10, x पॉइंट क्या है 1, तो अगर 10 को 1 से डिवाइड करो तो मुझे स्लोप मिल जाएगी। और अगर आप थोड़े हायर क्लासेस में जाओगे तो स्लोप को बोलते हैं tan थीटा, ये वाली वैल्यू थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो लेकिन अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आए हो तो इसलिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। स्लोप का मतलब है कि y बाय x करना है अपने, हर जगह मैंने यही किया, v बाय i, v बाय i, v बाय i, v बाय, इससे मुझे स्लोप मिल रही है। और स्लोप यहां पर v बाय i करके आपको क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा कि भाई व्हाट डज स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या पता लगता है स्लोप से, तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, स्लोप हमको बताती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 3 नंबर में आ जाता है कई बार। एक्सप्लेन ओम्स लॉ, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ,
एंड व्हाट डज स्लोप ऑफ वी ग्राफ रिप्रेजेंट? तो आपने सिंपल सा आंसर कर देना है। एक चीज और आ सकती है कि अंडर व्हाट कंडीशन ओम्स लॉ फेल्ड। ओम्स लॉ फेल कब हो जाता है, ओम्स लॉ वैलिड कब नहीं है? तो सिंपल सा आंसर है when the physical conditions are not constant then Ohm's law is variable, या Ohm's law variable नहीं, Ohm's law is not valid when physical conditions are variable। अगर फिजिकल टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है उसके अंदर, वायर के अंदर स्ट्रेन आएगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, है ना, लेंथ इंक्रीज होगी या XYZ फैक्टर, उसका एरिया डायमेंशन चेंज होगा। तो आंसर क्या है, स्लोप का मतलब क्या है, y/x यहां पर क्या है v/i, और v/i से आपको क्या मिलेगा बेटा, रेजिस्टेंस। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये I वर्सेस V ग्राफ है, वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, I वर्सेस V ग्राफ है, IV ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, IV ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, यानी कि I/V, इसका मतलब होता है 1 रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों में फर्क है। अगर आपसे VI ग्राफ का स्लोप पूछे तो आप लिख दोगे रेजिस्टेंस, अगर आपसे IV ग्राफ का स्लोप पूछ ले जाए तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, I/V इज इक्वल टू 1/R। क्लियर है बात ये वाली? ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला देखो ना, अगर मैं I/V कर दूं तो I इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये वाली टर्म भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा 1/R। अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे। ओम्स लॉ का जो बेसिक रिजल्ट है बेटा वो ये है, इसको आगे मैं रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल में भी यूज करूंगा, आपको इसके बाद में जो एक्सप्रेशन कराऊंगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, की पॉइंट्स ये जरूर लिख लीजिए यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपसे 2 ग्राफिकल क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं जिसके पूरे चांसेस है कि वो पेपर में आ सकता है। एक बार आप, मैं सौरभ नहीं कर रहा हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों प्लीज। तो आगे देखते हैं बच्चों। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और मैं इस बात की पूरी मतलब रिटर्न में आपको कमिटमेंट दे सकता हूं कि इस लेक्चर में से 3 से 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके स्कूल में जब भी कोई एग्जाम होगा तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो विच कंडक्टर हैज हाई रेजिस्टेंस, विच कंडक्टर हैज हाई रेजिस्टेंस। आपको 2 ग्राफ दे दिए बच्चों यहां पर, दिस इज अ VI ग्राफ एंड इसके साथ ही आपको दे दिया हमने IV ग्राफ। यहां पर दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, दिस इज A एंड दिस इज B। अगर मैं VI ग्राफ देखूंगा तो मुझे समझ आएगा कि जिसकी स्लोप ज्यादा, स्लोप को आप ऐसे भी देख सकते हो, जिसका एंगल बड़ा होगा उसके स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इस केस में क्या होता है, ग्रेटर स्लोप ग्रेटर रेजिस्टेंस। लेकिन जब मैं इस केस की बात करता हूं IV ग्राफ में, इसका मतलब ये होता है ग्रेटर स्लोप लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि 1/R हो जाता है ना। चलो, तो यहां पर स्लोप ज्यादा किसकी है, ये देखो एंगल किसका बड़ा बन रहा है, एंगल A का बड़ा बन रहा है, या पे देखो y/x की वैल्यू किसकी बड़ी है या v/i की वैल्यू किसकी बड़ी है, A की, तो मैं लिख दूंगा रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B, दिस विल बी माय आंसर बिकॉज स्लोप इज ग्रेटर। यहां पर अगर IV ग्राफ है तो मैं बोलूंगा भाई कि भाई स्लोप जो A के लिए है वो ज्यादा है स्लोप B से, तो इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ A इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ B, तो इसको मैं ऐसे टैकल करूंगा। क्लियर है बात? आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, यहां पर स्लोप का मतलब क्या है बच्चों, R, यहां पर स्लोप का मतलब क्या है 1/R। अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 है तो ऑब्वियसली 1/3 इज लेस देन 1/2 होगा, है ना बात? तो यही बात बिल्कुल यहां पर है। R इज, देखो यहां पर RA इज ग्रेटर देन RB, लेकिन अगर मैं इसको 1 में RA और 1 में RB के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये सिनेरियो वैसे हो जाएगा 1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/5, बट 5 इज ग्रेटर देन 2, रेसिप्रोकल करते वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट रिवर्स होगी। यही चीज आपने समझनी है बच्चों, राइट? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है पेपर में। इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई रजिस्टर्स को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा बच्चों, राइट? तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अगला टॉपिक।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी लेक्चर में हम एक और टॉपिक करने वाले हैं कि रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में जोड़े तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, और अगर पैरेलल में जोड़े तो कैसे निकालते हैं। अभी जैसे आपने ओम्स लॉ किया ना, उसका यूज होगा यहाँ पर बच्चों। देखो, रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो सर्किट कैसे बनेगा। सर्किट मेकिंग के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा अच्छे से। सपोज अगर मैं ऐसे बना रहा हूं बेटा, एक ही वायर के ऊपर इस तरह से अगर मैंने सेटअप बनाया, यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड यानी कि दो सेल जोड़ दिए मैंने यहाँ पर, है ना। ये सेल क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए पिछली वीडियो देखिए जरा। यहां पर की को कर दिया क्लोज, चाहूं तो यहां पर एक एमीटर लगा सकता हूं मैं, ठीक है। नेगेटिव वाला एंड नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये वाला रजिस्टर है R1, ये है R2 और ये है R3, तीनों एक ही वायर के ऊपर है। मैं बोलूंगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां से करंट निकला बेटा I, इस तरह से I ट्रेवल करके दोबारा से क्या इस बैटरी में एंटर हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमने डायरेक्शन दिखानी है। इस बात का आंसर भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी, राइट। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो एक की पॉइंट लिख रहे हैं। दिस इज माई स्टाइल ऑफ राइटिंग की पॉइंट, राइट। की पॉइंट, सो की पॉइंट क्या है, करंट रिमेन सेम इन सीरीज। इसका ये मतलब है कि करंट अगर 10 एम्पियर का करंट है तो 10 एम्पियर तीनों को सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। मेरे एग्जांपल याद करो जो मैंने सेकंड लेक्चर में दिया था कि पाइप के बाद पाइप और उसके बाद पाइप, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा अगर एंड टू एंड कनेक्ट कर दूं, ठीक है। इसी तरह से ही सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड इटसेल्फ, ठीक है। तो ये दो बातें अपने को पता होनी चाहिए, दो बातें इंपॉर्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर रहा है, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में कितना है V, 10 वोल्ट हो सकता है, 50 वोल्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर बैटरी साइज और बैटरी स्ट्रेंथ, यू कैन से। तो जो चीज डिवाइड कर रही है वहां से शुरुआत करो। पोटेंशियल V है, ये V1 प्लस V2 इस तरह से डिवाइड हो रहा है, प्लस V3, तीन रजिस्टर है ना, इसको कितना मिलेगा V1, यहां पर कितना गया V2, यहां पर कितना गया V3, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के तीन टुकड़े कर दिए हमने। अगर यार तीन अलग अलग डिवाइस होते तो तीनों अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट होते हैं। सपोज चार्जर ये रहा, वॉशिंग मशीन ये रही, एसी ये रहा, तीनों को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता। अगर यहां पर आप सीरीज कनेक्शन यूज कर रहे हो तो अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट इज द ओम्स लॉ, जो सिंपल आपने अभी इसका एक्सप्रेशन किया, V इज इक्वल टू आई आर। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, या आप ऐसे भी सोच सकते हो, ओमवीर याद कर लो। सपोज करो किसी पर्सन का नाम ओमवीर है, ओमवीर यानी कि V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ ओमवीर से ड्राइव हो गया। बट ये याद करने का तरीका है, बस इसको आप पेपर में कभी लिख कर नहीं आओगे कि भाई ओम्स लॉ इज व्हाट, इट इज ओमवीर, ऐसा कभी भी नहीं। ये बस तरीका है कि भाई ठीक है V इज इक्वल टू आई आर होता है। इनिशियली कुछ बच्चे इसको V इज इक्वल टू आई बाय आर लिख देते हैं, ठीक है, तो वो कुछ गलत हो जाता है। याद रखने का तरीका क्या है, ओमवीर फिलहाल, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं वीडियो में, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इस V को मैं लिख सकता हूं IR इक्विवेलेंट, कि भाई कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा हूं। यहां पर मैं V1 के लिए क्या करूंगा, मैं देखो V1 की वैल्यू क्या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो यहां क्या हो जाएगा IR1 प्लस V2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, I सेम है R2, करंट सेम है ना सबके अक्रॉस, इसके क्रॉस आई, इसके क्रॉस आई, इसके क्रॉस आई, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई होप कि आपको ये V1 V2 V3 की वैल्यू समझ आई होगी। मैंने बस यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करा तीनों के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा, R इक्विवेलेंट, I कॉमन ले लो, दिस विल बी R1, दिस विल बी R2, दिस विल बी R3, राइट। I से I कैंसिल कर दिया हमने, तो यहां पर बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका यह सिग्निफिकेंस है बच्चों कि अगर आपको कभी किसी न्यूमेरिकल में सर्किट ऐसे दे दिया जाए, दिस इज अ 10 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 15 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज एंड A, दिस इज एंड B, और आपसे बोलो कि भाई टोटल रेजिस्टेंस बताओ। अब आपको पहली चीज क्या देखनी है, ये सीरीज में है, यस इट इज इन सीरीज। सीरीज के लिए टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली ऐड कर दो, यानी कि 10 प्लस 15 प्लस 5 या 10 प्लस 5 प्लस 15, डजेंट मैटर, बात तो एक ही है। तो जब सोल्व करोगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 13, राइट। दिस इज द सिग्निफिकेंस कि भाई हाँ जोड़ने का तरीका क्या है जब सीरीज में होगा।
इसको प्लीज एक बार आप नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाली चीज है। तो अगर आप इसको नोट डाउन कर चुके हो बच्चों, मैं साइड में ही इसके बिल्कुल साथ में अब एक्सप्रेशन करने वाला हूं। देखो इसके लिए हेडिंग क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब एक और हेडिंग दो जरा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। राइट, जब रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे, अब उसके लिए सर्किट देखो मैं कैसे बना रहा हूं। राइट, इसका यह मतलब है कि ये तीनों अलग अलग वायर्स के ऊपर प्रेजेंट है, वो सेम वायर के ऊपर थे तीनों, तो इसको मैं बोलूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 और R3। अब यहां से इसको जोड़ दो, यहां पर बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां 3 सेल जोड़ दिए हमने। आपके ऊपर है भाई, अगर आप कितने मर्जी सेल जोड़ दो, यहां पर सेल जोड़ने से बस ये होगा कि करंट की वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब पॉजिटिव एंड से करंट निकला I, लेकिन पैरेलल में देखो एक यहां पर सिचुएशन क्या आ गई कि भाई यहां पर जैसे करंट पहुंचेगा उसको 3 रास्ते नजर आएंगे। तो कुछ करंट जाएगा यहां से, इसमें से निकल के I1, कुछ करंट जाएगा यहां पर, इसको I2 नाम दे दिया, और कुछ करंट क्या यहां पर I3। तो पैरेलल में अपने को यह समझ आ रहा है बच्चों कि भाई करंट जो है अपने आप को डिवाइड कर रहा है। इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड इटसेल्फ, बट इन पैरेलल करंट डिवाइड इटसेल्फ। तो यही की पॉइंट एज इट इज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस की पॉइंट को यहां पर लिखना है, तो मैं बस यहां चेंजिंग कर रहा हूं। अब करंट की जगह आप क्या कर दोगे, करंट की जगह आप कर दोगे पोटेंशियल डिफरेंस। मैं पीडी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। कब? इन पैरेलल। ठीक है, ये चीज आपने यहां अप्लाई करनी है। और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड इटसेल्फ की जगह क्या कर दोगे आप कि यहां पर करंट डिवाइड इटसेल्फ इन पैरेलल, इसको एज इट इज लिख देना। ठीक है, सो वही चीज वहां पर ऐड कर देनी है, बस वाइस वर्सा कर देना उसको। अब जो चीज डिवाइड करेगी वहां से एक्सप्रेशन की शुरुआत करो। करंट I था, इस I के 3 टुकड़े हो गए, I1 I2 I3। तो ये बात मैथमेटिकली वैलिड होगी, है ना भाई। करंट टोटल I था, इसके 3 टुकड़े हो गए, और सेम अमाउंट ऑफ करंट जितना यहां से बैटरी से निकला था उतना करंट यहां पर आ जाएगा I1 का, है ना। तो यहां पर दोबारा से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 कंबाइन होकर सेम दोबारा से I बना लेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से है बच्चों की सपोज एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, अचानक पाइप के उस एंड पर हमने 3 और पाइप कनेक्ट कर दिए। अब तीनों में अगर मान लो यहां पर 10 लीटर पानी था, अब तीनों में 10-10 लीटर पानी जाएगा, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट हो गया, टोटल 30 लीटर पानी हो गया, तो है ना। ऐसा नहीं हो सकता, वो वाटर अपने आप को डिवाइड करेगा। सेम अमाउंट में करंट अपने आप को डिवाइड कर लेता है जब इसको पैरेलल कनेक्शन मिलता है। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा। यहां पर देखो V इज इक्वल टू IR है, तो बेटा I को मैं क्या लिख सकता हूं, V डिवाइड बाय R। तो इस I को क्या लिख दूंगा मैं, V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। इसको क्या लिखूंगा मैं, पोटेंशियल रिमेन सेम, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल V, इसके क्रॉस पोटेंशियल V, इसके क्रॉस पोटेंशियल V। तो इट विल बी V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। अब यहां से बेटा अगर मैं V को कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। राइट, यहां पर क्या बचेगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V से V कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया आपने, है ना। देखो यहां सब में V कॉमन था तो बाहर निकाल दिया मैंने, एक सेम वैल्यू थी। तो 1 बाय में R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। यानी कि अगर आपको रजिस्टर्स पैरेलल में गिवन होंगे तो कभी भी आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अभी मैं दोनों में डिफरेंस भी समझाता हूं, तो प्लीज एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो अब दोनों को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंस है। आई होप कि आपको दोनों चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको दोबारा से ये सुनना है तो आप क्या कर सकते हो, डबल टैप करो अपने लेफ्ट साइड पर स्क्रीन की, तो ये 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड पीछे चला जाएगा और आप इसको दोबारा से सुन सकते हो। यहां पर टीचर बार बार नहीं बोलेगा, यहां पर आप टीचर को बार बार बुलवाओगे अपने आप बाय डिफॉल्ट। So that's why online classes considered to be better than offline classes in this point of view. So in series you can add directly, but in parallel you have to add like this. Example देखते हैं जरा। मेरे जो मेरा आपको नोट्स दिए बच्चों, आज आपको PDF फॉर्मेट मिल गया होगा नोट्स का, उसमें बिल्कुल लास्ट पेज पर
कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी टॉपिक के ऊपर। आई होप कि आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हैं, सोल्व कैसे कर रहे हैं। मैं कई तरह के आप देखो क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पर। चलो जी, ये है ए, ये है बी, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 15 ओम। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज ऑल्सो 4 ओम एंड दिस इज 2 ओम, राइट। अगेन दिस इज ए एंड बी, दो एंड्स बना दिए मैंने यहां पर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, दिस इज 2 ओम, सपोज इजी वे में करता, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज सपोज 6 ओम। आपको क्या करना है बच्चों, इन तीनों क्वेश्चंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको क्या समझ आ रहा है कि भाई तीनों के तीनों जो रेजिस्टर्स है वो क्या है, सीरीज में है। और सीरीज का रिजल्ट क्या होता है बेटा, आर टोटल का या आर इक्विवेलेंट का, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। नेट रेजिस्टेंस बोलो या आर इक्विवेलेंट बोलो, बात एक ही है। तो फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीधा सीधा ऐड कर दो, 5 प्लस 10 प्लस 15, कितना आंसर आ जाएगा इससे, 30 ओम। वेरी सिंपल, राइट। तो स्टूडेंट अब हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में देखिए जरा यहां पर, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 2 ओम। देयर आर बेसिकली टोटल 4 रेजिस्टेंस। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई ये दोनों जो रेजिस्टेंस है जो यहां पर ऐसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। पैरेलल में तो कैसे सोल्व करूंगा, देखो अगर मैं इसको अभी के लिए R1 और इसको अभी के लिए R2 मान लूं, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, अब क्या करोगे, 2/4 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 1/R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा आपको बेटा, इसको सोल्व करके हमें कितना मिल जाएगा, 2 ओम। इसका कॉम्बिनेशन अगर 2 ओम है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके सर्किट को ऐसे लिख दूंगा, ऐसे इस तरह से, यानी कि 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब ये क्या तीनों सीरीज में हो गए, तीनों सीरीज का मतलब क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, 6 ओम। तो बच्चों नाउ दिस इज वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पर भी 4 रेजिस्टेंस है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम एंड यहाँ पर है 6 ओम। कमेंट बॉक्स में मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से बहुत से बच्चे मुझे इस बात का आंसर देंगे कि अगर मैं इसको सोल्व करूं 3 3 3 और 6 को, ये तीनों है पैरेलल में और ये है इसके साथ सीरीज में। तो पहला काम क्या है, इसको आप पैरेलल को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को आज हम खत्म करते हैं और अगली वीडियो में हम प्योरली न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पिछले 10 सालों में सीबीएसई ने पूछे हैं और एक्सपेक्टेड जो आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर आपको मिल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर इन द सेंस की 2021 में, राइट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको अब तक ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं मिले हैं टीचर्स के, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट listen, I am waiting for your answer in comment box. Bye bye.